गुड इवनिंग, जय हिंद। कल लास्ट जो टॉपिक हमने देखा था 1857 का जो रिवॉल्ट है, वो रिवॉल्ट का कारण क्या था। ठीक है, उससे बहुत सारे कारण हमने देखे थे, है ना। पॉलिटिकल इशू देखा था, है ना, इकोनॉमिकल इशू देखा, इसके बाद सोशल इशू देखा था, कल्चरल इशू देखा था, रिलीजियस इशू देखा था। बहुत सारे कारण थे, उससे कोई एक कारण से इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता। अगर इतने सारे लोग इतने बड़ी मात्रा में अगर कोई रिवॉल्ट कर रहा है ना, तो उसका कोई एक कारण तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली, और कुछ एक वर्ग भी नहीं हो सकते, इसमें सारे वर्ग शामिल थे, हाँ कुछ एक को छोड़ करके। लेकिन जो कुछ एक वर्ग छूटे थे इस रिवॉल्ट को अपना सपोर्ट करने के लिए, वो बड़े वर्ग थे, और उसके बारे में चर्चा करेंगे अभी आगे। जब इसकी असफलताओं के बारे में चर्चा होगी तो उन गद्दारों का नाम जरूर आएगा जिसने इसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, बोलते ना, हमें तो अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पे पानी का। भारत के साथ भी ऐसा ही होता है। भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, हालांकि हर देश में गद्दार होते हैं, और वो छोटे छोटे जो गद्दार है ना, वो ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं भारत के इतिहास में। आपको देखना, आप बहुत सारे गद्दार मिलेंगे। अभी दो के तो नाम आप जान ही रहे हो। एक 1192 में आया था जयचंद, और एक आया था 1757 में मीर जाफर, है ना। और भी मिलेंगे अभी आगे, जब अपन हंसराज के बारे में पढ़ेंगे तो वो एक गद्दार मिलेगा। ठीक है, जब पहला लाहौर षड्यंत्र केस पढ़ेंगे 1917, उस समय भी आपको एक गद्दार मिलेगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे अभी। ठीक है, चलिए। तो कुछ कारणों के बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप जरूर उसका डिस्कशन हमारे से कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं कि क्या वजह थी, या जो भी आपको समझ नहीं आया होगा, जैसा भी हो। ठीक है, चलिए आज आगे बढ़ लेते हैं। और कल मैंने कुछ घटनाक्रम के बारे में आपसे जिक्र किया था कि हमारे पास जो आम जनता थी जिसको रिवॉल्ट करना था, उसके पास अंदर में पर्याप्त जो आग थी हिंसा के लिए वो पनप चुकी थी, है ना। लेकिन उसको एक चिंगारी देनी बाकी थी, एक विस्फोट के रूप में लाने के लिए, है ना। और उसको पूरा डिजाइन किया जा रहा था हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें आपने 3 नाम देखे थे कल, शायद मैंने बताया था क्या, 3 नाम, है ना। बताइए जरा कौन कौन थे वो 3 लोग। नाना साहब, अजीमुल्ला, रणोजी बापू। रणोजी बापू, ये तीनों ने मिलकर के लंदन में बैठकर, जहां जिस देश के खिलाफ विद्रोह करना है उसी देश में आप उनके लिए क्या कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, है ना, प्लानिंग कर रहे हो। षड्यंत्र मुझे प्लानिंग बोलना चाहिए, ठीक। लेकिन वापस आए वो कहां, बिठूर, और बिठूर में आकर के उन्होंने अंतिम रूप दिया इस प्लानिंग को, और डेट डिसाइड किया क्या, 31 मई 1857। और 2 सिंबल उन्होंने क्रिएट किए, निर्धारित किए। एक रोटी था जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रतीक था, और एक लाल कमल था, कमल का फूल, ठीक है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक था। और ये दोनों ही चीजें जो एक्सेप्ट करता था उसे माना जाता था कि वो इस क्रांति में हमारे साथ होंगे। ठीक है, चलिए। तो पूरा प्लानिंग हो चुका था, पूरी घटना कैसे कैसे घटनी थी, सारा कुछ हो चुका था। जिनको सहयोग देना था वो अपनी हामी भर चुके थे, और डेट डिसाइड था कि 31 मई को सारे लोग मिलकर के एक साथ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, अपने आप को, ठीक है, एक्सपोज करेंगे। लेकिन इसी बीच में 29 मार्च 1857 बंगाल के एक स्थान जहां का नाम था बैरकपुर छावनी, आर्मी कैंटीन, वो था आर्मी की छावनी थी, आर्मी का जहां पे कैंप लगा होता है, ठीक है, आर्मी की छावनी थी, उनका रेजिमेंट वहां पे ठहरा था, ठीक। इस रेजिमेंट का नाम था 34 बंगाल नेटिव
इन्फेंट्री, इन्फेंट्री 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं, अलग अलग उनकी टुकड़ियां होती हैं, उन टुकड़ियों का अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है उनको। तो ये जो बैरकपुर छावनी में जो आर्मी का जो वो था कंटीजेंट था, उस कंटीजेंट का नाम क्या था? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, कहां पे? बैरकपुर छावनी में। उस समय एक अलग प्रकार का राइफल इंट्रोड्यूस किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, राइफल मतलब बड़ी बंदूक जो होती है, जो आर्मी वाले यूज करते हैं, उसको राइफल बोला जाता है, बड़ा बंदूक, राइफल। जैसे आप पुलिस वालों के पास देखे होंगे इंसास राइफल होता है, कोई पुलिस से जुड़ा होगा तो पता होगा उसको, इंसास राइफल होता है, उसका हाइट छोटा होता है इतना सा, ठीक है, उसका भार, उसका वजन भी कम होता है, और वो मारने के लिए नहीं बना होता। राइफल दो प्रकार की होती है, एक वो जो मारने के लिए बना होता है, और एक वो जो घायल करने के लिए बना होता है। तो पुलिस वालों का मोटिव मारना नहीं होता, किसी अपराधी को पकड़ना होता है, तो उनके पास जो राइफल होती है वो केवल नुकसान पहुंचाने के लिए होती है ना, तो इनको छोटी राइफल मिलती है। और जो आर्मी में होते हैं, आर्मी, उनके पास होता है SLR, LMG। SLR मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल। आप देखोगे इतनी हाइट होती है उसकी, है ना, और जब उसमें एम्यूनिशन डाला जाता है, जब उसके बुलेट्स उसमें होते हैं, 20 बुलेट होते हैं उसमें, लेकिन 18 ही भरते हैं, ठीक है। तो वो जो बुलेट होता है उसके साथ उसकी जो वजन होती है लगभग 5.5 से 6 किलो के आसपास होती है उस राइफल का वजन। और वो इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं भी लग जाए तो उसकी मौत निश्चित है, मतलब मेन बॉडी पार्ट में कहीं भी लग जाए तो उसकी मौत निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि जब उसकी राइफल की गोली जब बैरल से निकलती है, बैरल मतलब जो उसका नली होता है सामने वाला, उसको बैरल कहा जाता है, तो जब वहां से वो निकलती है गोली, तो बाकी जो गोली होती है वो सीधी जाती है, ऐसी, है ना, जैसे आपके हाथ में पड़ी ऐसी करके, और यहाँ से ऐसे पार हो गई सीधी, तो छेद कर देगा वो। लेकिन राइफल की गोली ऐसी नहीं होती, SLR की। वो कैसी होती है? जब वो निकलती है तो फ्लिक करती है, ऐसे घूमती है गोल गोल, ऐसे करके ऐसे घूमती है वो, ठीक है। और घूमने से क्या होगा? अगर यहाँ पे पड़ा है तो यहाँ पे जितनी गोली का जो एरिया है, सरफेस है, उतना ही छेद होगा, लेकिन जब वो निकलेगा ना पीछे से बाहर, तो इतना बड़ा छेद हो जाता है, मतलब उसकी मौत निश्चित है। अगर किनारे भी पड़ गया पेट के, तो यहाँ से फिर वो मांस का बड़ा सा लोथला लेकर के निकल जाता है। तो उसमें 90% चांस होता है कि आपको कहीं भी मेन बॉडी पार्ट में लग जाए तो आपकी मृत्यु निश्चित है, और इसलिए वो आर्मी वाले के पास होता है, पुलिस वालों के पास नहीं होता, ठीक है। खैर ये सारी अलग जनरल नॉलेज की बातें हैं। हम लोग बात करते हैं इनफील्ड, सॉरी रॉयल नहीं, रॉयल इनफील्ड से याद आया, आपने बड़ा अच्छा सेलेक्ट किया था, जो वो था गिफ्ट था, मतलब एंटीक है, वैसी चीजें अच्छी लगती है, मतलब पेन कॉपी तो ठीक है, अब वो तो सम्मान देना पड़ता है, टीचर्स डे में वही सबसे मेन होता है, एक तो डायरी मिलता है, दूसरा कॉपी मिलता है। पता नहीं उस डायरी कॉपी का आज तक यूज इतनी सारी हो गई मेरे पास, मैं अपनी मम्मी को दे देता हूँ सारा, और उसे भजन लिखती हो, उसे भजन लिख लेती हो, ठीक है, काम तो आता ही है, पेन भी काम ही आ जाता है। लेकिन वो जो आप लोग दिए हो बड़ा एंटीक सा है ना, मेरे को पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन याद आ गया उसमें, उसका जो कंपास होता है ना, वो कंपास टाइप का याद आ गया, बड़ा अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो जो एनफील्ड राइफल थी, एनफील्ड राइफल के आप देखोगे ना, ये जो बुलेट है, ये जो बुलेट होती थी, ये 2 पार्ट में बटी होती थी, 2 पार्ट में। यहां पे दिक्कत राइफल से नहीं था, यहां पे दिक्कत किससे था? उसके बुलेट से, उसके बुलेट से दिक्कत था। क्या दिक्कत था? ये बुलेट होता है, ठीक है, और ये उसके यहाँ पे ना एक लास्ट में बुलेट के, ये तो लोहा वाला मेन जो चीज अंदर घुसता है बॉडी के, वो है, ठीक है। और आप ये देखोगे ना, यहाँ इतने से पार्ट में पीछे में क्या लगा होता है? बारूद, शोरा बोलते हैं इसको, बारूद, ठीक है, वो बारूद भरा होता है। इसी पे आग लगती है
जब वो फटता है तो गोली आगे फेंकाता है। ये इसी सिद्धांत पे काम करता है ना, अगर साइंस जानते हो गया आप लोग, ठीक है। तो ये फटता है और पूरा प्रेशर से आगे मारता है ना। इसके बाद ये पीछे का जो हिस्सा होता है ये इसको बोलते हैं कारतूस, ठीक। और एक कारतूस क्यों लगाया जाता है, एक तो इसको ब्लॉक करने के लिए पीछे से, और दूसरा यहां पे क्या होता है, जो लोहे का ये जो बुलेट होता है ना उसको जंग से बचाता है कारतूस, उसमें जंग ना लगे इसलिए उसको भी लगाया जाता है। और इसका खासियत क्या था, इस एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था उसकी खासियत ये थी कि जो कारतूस है इतना बड़ा सा पीछे में जो लगा होता है वो किससे बना हुआ था, चर्बी से। किसके, गाय और सुअर के। और इसको यूज कैसे करते हैं, जब आप उसको डालोगे उसमें बंदूक में, तो उसको पहले आप खींचोगे मुंह से, इतना टाइट होता है कि आप उसको हाथ से नहीं खींच सकते, तो उसको दांत से खींचना पड़ता है, फिर इसको लगाओगे फिर गोली चलाओगे, ठीक है। अब हुआ ये, इसमें गाय और सुअर की ही चर्बी क्यों मिलाई गई, बात ये उठती थी। सुअर की जो चर्बी है, नहीं, उनका जो इंटेंशन था वो ऐसा नहीं था कि धार्मिक भावना को हानि पहुंचाना भारतीयों को, ऐसा नहीं था। सुअर की जो चर्बी होती है उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, उसमें लुब्रिकेंट ज्यादा होता है, और लुब्रिकेंट ज्यादा होने से उसको जंग लगने में मुश्किल होगी। दूसरा, गाय बड़ा जानवर है, आसानी से उपलब्ध है ना, और उसमें मांस ज्यादा होता है, तो दोनों की चर्बी को मिलाया जाता है गला करके, ठीक है, और उसकी कारतूस बनाई जाती थी। दोनों का अपना अपना फायदा था, इसलिए उसका यूज किया गया था। अब यही चीज गलती से बाहर निकल गई, फैक्ट्री से बाहर ये बात चली गई कि इस कारतूस में जिसको आप दांत से खींचते हो उसमें क्या मिला हुआ है, गाय और सुअर का चर्बी। ये बात उड़ते 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 एक महान पंडित जी के पास पहुंच गई, उस पंडित जी का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे के पास ये बात पहुंची, और मंगल पांडे ने पहले तो विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको अथाह विश्वास था अपने अधिकारियों पे, अपने अंग्रेज अधिकारियों पे। वो ये सोचते थे कि अंग्रेज हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, इतना विश्वास था उनको। मतलब दिलो जान से वो सेवा करते थे सरकार की, बहुत अथाह। आप देखोगे ना मंगल पांडे मूवी, तो उसमें बताया भी है इस चीज को कि बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, आंख मूंद कर। मंगल पांडे को 3-4 बार ये बात बताई गई कि इसमें चर्बी है, और खासकर गाय की चर्बी। उन्होंने विश्वास नहीं किया। अंतिम उन्होंने देखा, उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं खुद जाकर के फैक्ट्री में देखूंगा। फैक्ट्री में किसी को जाने की इजाजत तो थी नहीं, ये चुपके से गए और देखा, तो वाकई वहां पे गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया जा रहा था। अब ये देख के पांडे जी का हालत खराब हो गया, उनको लगा कि उनका धर्म तो पूरा भ्रष्ट हो गया, उनका जीवन बर्बाद। अब गाय की मांस को खाने से जो हिंदू या पंडित धर्म में आप देखोगे कोई मतलब बहुत बड़ा पाप माना जाता है कि कई जन्मों तक आप उसको सजा आपको भुगतनी पड़ेगी उस चीज की। अब इनको लगा धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया है मेरा, पापी तो मैं बन ही गया हूं, तो क्यों ऐसे लोग को मैं छोड़ दूं जिसने मुझे पापी बनाया है। तो इन्होंने क्या किया, इनके अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और जैसे ही विद्रोह किया, जैसे ही उन्होंने एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना किया, इनका कर दिया गया कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल का मतलब जो आर्मी का कोर्ट होता है ना, वो उनसे ओहदा छीन लिया, उनके पद का, उनका जो रैंक था वो सब छीन लिया और उनको सिविलाइज्ड कर दिया। सिविलाइज का मतलब सिविलियन बना दिया। आर्मी मैन होता है, और जो आर्मी से वो निकल जाएगा तो सिविलियन कहलाता है, तो वो सिविलियन बन गए, ठीक। अब उन्होंने अपना बदला लेने का सोचा, और क्या किया, अपने दोनों अधिकारी, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट बाघ और लेफ्टिनेंट ह्यूसन, इनके 2 अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट बाघ और लेफ्टिनेंट ह्यूसन। इन दोनों को जाकर के सीधे गोली मार दी।
मौत के घाट उतार दिया। पहले लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी, बचाने कौन आया? ह्यूसन, तो ह्यूसन को भी पीट दिया। बाग बाग बाग, ये अजीब सा इंग्लिश में अजीब सा सरनेम है इनका, वो बाग ही उसको प्रोनाउंस करते हैं, बाग। लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन दोनों को गोली मार दी। अब अधिकारी को गोली मारोगे तो अंग्रेज छोड़ेंगे आपको? घटना कब की है? कहां? 29 ऑफ मार्च 1857। इन्होंने गोली कब मारी अपने अधिकारियों को? 29 मार्च को। ठीक, गोली मार दिया। अधिकारी ने पकड़ा, इनको फांसी की सजा दे दी और 10 मई नहीं सॉरी 8 अप्रैल 1857 के दिन 8 ऑफ अप्रैल 1857 इनको फांसी में चढ़ा दिया गया। 8 अप्रैल के दिन इनको फांसी में चढ़ा दिया गया। यहां से जितने डेट हैं आपको याद होने ही चाहिए, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको याद होना है मतलब होना है। 8 अप्रैल 1857 के दिन इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक, तो ये आप कह सकते हो कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, ठीक है, जिसके कारण ये क्रांति स्टार्ट हुई, वो कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। ठीक, लेकिन ये तो मात्र एक घटना थी, कोई विद्रोह तो हुआ नहीं था। इन्होंने एक नारा दिया था मरने से पहले, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। ये नारा किसका है? मंगल पांडे का। मंगल पांडे ने एक स्लोगन दिया, मारो फिरंगी को, अपने अपने अधिकारियों को मारो। हालांकि इनके साथ के सिपाहियों ने तो नहीं किया, लेकिन इनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे मेरठ के सिपाहियों ने कर दिया विद्रोह। इनकी देखा सीखी। क्या हुआ? तो ये इनका चैप्टर यहीं खत्म। ठीक, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई, मंगल पांडे जी का चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। 1857 की क्रांति के प्रथम क्या कहलाए? वो शहीद बन गए, मंगल पांडे। अब एक बड़ी घटना 10 मई 1857 के दिन घटी। कहां? मेरठ छावनी में। मेरठ छावनी यूपी, दिल्ली यूपी के बीच में है अभी मेरठ। मेरठ छावनी में इस क्रांति की बड़ी घटना, पहली बड़ी घटना घटी। मेरठ के जितने भी सिपाही थे, इन्होंने अपने अपने अधिकारियों को क्या मार दिया? गोली। और वो कहां निकल लिए? दिल्ली की ओर। ठीक, 10 तारीख को मेरठ के सभी सैनिकों ने अपने अपने अधिकारियों के खिलाफ क्या कर दिया? बगावत कर दिया। ठीक, मेरठ छावनी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 की पहली घटना कहां घटी? मेरठ छावनी में। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उनका तो वो तो इंडिविजुअल विद्रोह था मंगल पांडे का, लेकिन ये जो विद्रोह था वो सामूहिक था। तो मेरठ छावनी में घटना घटी। उन्होंने 10 मई के दिन अपने अपने अधिकारियों को क्या मार दिया? गोली से उड़ा दिया सबके सब। और 11 तारीख को, 11 मई के दिन वो कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। पूरी जो आर्मी थी मेरठ की वो कहां पहुंच गई? दिल्ली। लाल किला को घेर लिया, लाल किले पर कब्जा कर लिया। और अब उनको चाहिए था एक नेता, अब उनको एक लीडर चाहिए था, एक नेता चाहिए था। ऐसा नेता जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सके। और मुगल बादशाह से बेहतर इस समय कोई भारत का नेता नहीं हो सकता था। तो मुगल बादशाह उस समय कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। लेकिन बहादुर शाह जफर में उतना दम नहीं था बेचारा।
वो लड़ने के योग्य नहीं था, उसने कभी लड़ाई देखी ही नहीं थी, वो तो केवल मार ही खाया था, अंग्रेज उसको घर से भगा दिए थे, तो बेचारा इस लायक था नहीं कि वो लड़ाई कर सके। तो इसने मना कर दिया था शुरुआत में तो कि मैं कहाँ यार, बूढ़ा, मतलब 80 साल तो उसकी उम्र हो चुकी थी, गजल और शायरी लिखते लिखते उसके जीवन कट रहे थे, तो ऐसा लगता था उसको चलने दो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन अब एक मौका मिल गया था भारत का नेता बनने का, अगर ये नहीं बनता तो इतिहास में इसका नाम कभी नहीं आता, कायर कहलाता। तो इन्होंने हामी भर दिया और दिल्ली से इन्होंने क्या किया, इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो पूरे 1857 की क्रांति का नेता किसको माना गया, बहादुर शाह जफर। ठीक, अब ज्यादा कुछ तो ये कर नहीं पाए, ऊपर से इनकी पत्नी नास पीटी, मरवा दी इनको। इनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल, ठीक है, हजरत महल। अब हजरत महल से पूछा गया, ये तो अंडरग्राउंड हो गए थे ना, विद्रोह करने के बाद अंडरग्राउंड हो गए थे, अलग से नेतृत्व वो कर रहे थे, तो इनकी पत्नी को पकड़ लिया अंग्रेज लोग कि कहाँ है बताओ आपका पति और आपका बेटा। अब उसकी पत्नी को तो पूरा इंफॉर्मेशन था, तो इनकी पत्नी ने क्या किया, ये सोचा कि अगर मैं इनको बता दूं तो हो सकता है कि अंग्रेज हम पे रहम कर दे, मुझे छोड़ दे, मेरे पति को छोड़ दे, मेरे बेटे को छोड़ दे, और हमको कुछ लाभ भी उससे मिल जाए। अंग्रेज बेवकूफ थोड़ी थे, इसको भी अंदर किए। जानकारी मिलने के बाद बहादुर शाह को पकड़े, बहादुर शाह के 2 बेटे थे, दोनों बेटे को मार दिए और बहादुर शाह को कहां भेज दिया, रंगून, बर्मा, और बर्मा में उनको आजीवन कारावास में डाल दिया गया और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मरते मरते लिख के जाता है, कितना बदनसीब है रे जफर, दफन को 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। उसकी कब्र में ये लाइन लिखी हुई है। मतलब मैं कितना बेवकूफ था, कितना मैं क्या बोलते हैं उसको, बदनसीब हूँ कि मुझे अपने घर की मिट्टी भी दफन होने के लिए नहीं मिली। खैर ठीक है, जो जी जीनत था, हजरत था, नहीं हजरत जीनत महल था ना, मुझे लग रहा था, ठीक है वो सुधार लेना, और वैसे कुछ उतना इंपॉर्टेंट है उसका नाम, ठीक है, जीनत महल ही था, जीनत महल था। हाँ, लाल किला, जैसे लाल किला ही तो मेन था ना, उसके बाद वहीं पे तो पकड़ा गया था बेचारा, जो बहादुर शाह जफर था वो लाल किले के पास ही पकड़ा गया था। जब आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे लाल किले की, जो डीडी न्यूज पे आई थी, उसको देखना एक बार, बड़ा सुंदर सा बताया है उस 1857 के दिन कहाँ पे वो पकड़ा गया था, कैसे उसने सरेंडर किया था, ये सारी चीजें उस डॉक्यूमेंट्री में बड़ी खूबसूरत तरीके से बताई गई है। ठीक है, चलिए, तो विद्रोह चालू हो चुका है और अब विद्रोह बिना नेतृत्व के है, कोई एक नेतृत्व करता है नहीं और कोई संगठित और कोई सुनियोजित प्लानिंग इनके पास नहीं है। तो जो जिसको जहां से मौका मिल रहा है, जिसको जब प्लानिंग करने का मौका मिल रहा है तब प्लानिंग करके वो विद्रोह कर दे रहा है। तो एक अनप्लान्ड सा विद्रोह स्टार्ट हो गया भारत में, कभी कानपुर में, कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे क्या किया, विद्रोह किया, और यही उस विद्रोह के असफल होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण था। आगे देखते हैं कहां कहां पे, एक चार्ट बना लीजिएगा आप लोग, है ना, जिस तरफ मतलब एक तरफ आप लोग क्या लिखना, स्थान, प्लेस जहां पे विद्रोह हुआ, दूसरा उसका लीडर, नेतृत्वकर्ता, और तीसरा उसको सप्रेस करने वाला, दबाने वाला अधिकारी, उस विद्रोह को दबाने वाला अधिकारी। ये तीनों ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। प्लांट होता तो फिर 31 तारीख को स्टार्ट होता, प्लांट था ही नहीं, सैनिकों ने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, मतलब सैनिक भावना आवेश में बह गए। अब उनको थोड़ी ना पता था कि प्लान हो चुका है। टाइमिंग भी देखिए, बड़ा किस्मत खराब भी था भारत का। ये चीज या तो बहुत पहले हो जाता या तो 31 मई के बाद होता तो ज्यादा बेहतर था।
लेकिन किस्मत खराब थी, 1-2 महीने पहले हो गया। चलिए, सबसे पहले लिखना आप लोग दिल्ली। दिल्ली में विद्रोह, नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इसका बेटा बख्त खां। बहादुर शाह जफर और उसका बेटा बख्त खां, ये दोनों इस विद्रोह में शामिल थे दिल्ली से। हालांकि बख्त खां का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहादुर शाह जफर ही काफी है। और जिस अधिकारी ने इसको दबाया उसका नाम था कैप्टन हडसन और कैप्टन निकोलसन। निकलसन, कैप्टन हडसन और कैप्टन निकलसन, इन दो लोगों ने मिलकर के विद्रोह को दबाया था। कहां से? दिल्ली से। ठीक। दूसरा बड़ा जगह था कानपुर। कानपुर, कानपुर से कौन हो सकता है? नाना साहब। नाना साहब और उनके साथी कौन थे? तात्या टोपे। ये दोनों थे, नाना साहब और तात्या टोपे, है ना? नाना साहब और तात्या टोपे। दबाने वाला कैप्टन कैम्पबेल। इसका नाम आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ोगे, कैप्टन कैंपबेल। कैप्टन कैंपबेल, कैप्टन कैम्पबेल, कैप्टन कैंपबेल। ठीक। ठीक। नेक्स्ट लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ से थी, यहां से ये बेगम हजरत महल, यहां से मेरा दिमाग से निकल रहा था, बेगम हजरत महल, ये बार बार निकल रहा था मुंह से, बेगम हजरत महल। ठीक है, वो जीनत महल थी, ये हजरत महल, बेगम हजरत महल। और इनका बेटा बिजरिस कादरी, इनका बेटा बिजरिस कादरी, बहुत अच्छी वीरांगना थी, बहुत बहादुर महिला बेगम हजरत महल। बहुत लड़ी, लड़ते लड़ते मारी गई, उनका बेटा भी मारा गया। और मरने से पहले इन्होंने एक जबरदस्त काम कर लिया। क्या? इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लिया था। कहाँ? लखनऊ में। समानांतर सरकार कहा जाता है उसको, क्वेश्चन आएगा आपसे। समानांतर सरकार, समानांतर सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट मतलब हम अंग्रेजों का सरकार नहीं मानेंगे, हम अंग्रेजों को सरकार नहीं मानेंगे, हमारी सरकार हमारी खुद की है, जिसको हमने बनाया है, यही हमारी सरकार। तो एक तरफ अंग्रेज अपना सरकार मानते थे और दूसरी तरफ इन्होंने खुद की अपनी सरकार क्रिएट कर ली थी। तो कहां पे, या 1857 की क्रांति के समय कहां पर, किस स्थान पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी? लखनऊ में। किसके द्वारा? बेगम हजरत महल, उनका बेटा बिजरिस कादरी। ठीक। और ये जो विद्रोह था उसको दबाने वाला व्यक्ति भी कौन था? सेम व्यक्ति था, कर्नल कैंपबेल। कर्नल कैंपबेल, कर्नल कैंपबेल। कहीं पे कर्नल लिखा होता है, कहीं पे कैंप वो लिखा होता है, मेन उसका वो है, नाम है कैंपबेल है, जो अच्छा लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद, यहां से कौन था? लियाकत अली। लियाकत अली, लियाकत अली, लियाकत अली। और
जो अधिकारी था जिसने यहाँ पे विद्रोह को दबाया था उसका नाम था कर्नल नील। ये कर्नल ही है, कर्नल नील। नील बहुत खूंखार व्यक्ति था। इसने भारत में मंगोलों की याद दिला दी। इसने इतनी बुरी तरीके से इस विद्रोह को दबाया था कि लोगों की रूह कांप गई। ये लोगों को मारता जो विद्रोह के शामिल होते, और उसके बाद उनकी लाश को पेड़ में टांग देता। कहते हैं इलाहाबाद में पूरी की पूरी जो सड़कें थी, है ना, पूरा का पूरा जो जितना पेड़ जहाँ पे आपको दिखता था उन सारे पेड़ों में कोई ना कोई लाश लटकी होती थी। चौक चौराहे में लाश सिर काट के लटका दिया ताकि लोग खौफ में रहे और जरूरत ना करे खुद से विद्रोह करने की। एक स्ट्रेटेजी होती है सेना की, सामने वाली टीम को इतना डरा दो कि लोग लड़ने से ही डरने लगे। ठीक, तो एक कर्नल नील की कहानी थी। इलाहाबाद, लियाकत अली। नेक्स्ट फैजाबाद। फैजाबाद ये भी यूपी में ही है। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला बहुत जबरदस्त मौलवी साहब थे। अब मौलवी लोग का काम क्या होता है? तकरीर पढ़ते थे। तकरीर मतलब समझते हो? आप कभी भी देखना मस्जिद से आपको बहुत जोर जोर से आवाज आती है चिल्लाने की। नमाज अलग है, नमाज तो शाम हर दिन में 5 टाइम होता है। तकरीर मतलब आप मान के चलो प्रवचन, जैसे पंडित लोग प्रवचन देते हैं, संत लोग, तो वैसे लोग तकरीर देते हैं धर्म के मामले में। जो भी मामले होते हैं तकरीर बहुत जोर से एकदम जोश भर जाता है लोगों के मन में। और ये तकरीर में ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती थी और ये बहुत डरते थे इससे। तो अंग्रेजों ने इसको पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का क्या रखा था? इनाम रखा था, 50,000 रुपए का। जबरदस्त व्यक्ति थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। अंग्रेजों को बहुत हिला के रख दिया था इन्होंने फैजाबाद से। लेकिन अंततः इनके साथियों ने इनको गद्दारी कर दी इनके साथ और इनको मार दिया गया। रेनल्ड नाम के एक अधिकारी थे जिन्होंने फैजाबाद का विद्रोह दबाया था। रेनल्ड, ठीक। नेक्स्ट झांसी। अब झांसी के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। रानी लक्ष्मीबाई, इनका दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड पुत्र वीर नारायण सिंह, है ना। और अपने पति की मृत्यु के बाद अपने राज्य की रक्षा में इन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। बेचारी इतना लड़ी, है ना, और अपने बेटे को अपने पीठ में बांध के लड़ी। अब ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा कोई आपको उदाहरण इनके जैसा नहीं मिलेगा कि कोई ऐसी वीरांगना हुई होगी जो इस हद तक लड़ी होगी। ठीक है, लड़ते लड़ते मारी गई। हिरोज नाम का एक अधिकारी था जिसने यहाँ के विद्रोह को दबाया था झांसी में। इनके साथ तात्या टोपे भी थे। तात्या टोपे। हुआ यह था कि जब कानपुर में विद्रोह को दबाया गया तो वहां कानपुर में 2 लोग थे। कौन? नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब जब वो विद्रोह बिखर गया तो नाना साहब उधर से नेपाल की तरफ पलायन कर गए और वहां से विद्रोह को जारी रखा। और तात्या टोपे किनके साथ मिल गए? झांसी की रानी के साथ। तो इनके साथ मिलकर के इन्होंने क्या किया? झांसी से विद्रोह किया। किसने? तात्या टोपे। तो इनके सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे। ठीक है, चलिए। हिरोज वो व्यक्ति जिसने इस विद्रोह को दबाया था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने सारे कितने हो गए? चलिए, एक इंपॉर्टेंट बच गया। जगदीशपुर, बड़ा इंपॉर्टेंट। जगदीशपुर या आरा, दोनों लिखना आप लोग, जगदीशपुर या आरा। कहां पे है? जगदीशपुर, बिहार। जगदीशपुर, आरा, बिहार।
नेता कौन थे? 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह, कुंवर सिंह 80 साल के बुजुर्ग और राजा कुंवर सिंह थे 80 साल के, लेकिन इनके जैसा बहादुर पूरे 1897 क्रांति में कोई नहीं मिलेगा। इतने जबरदस्त व्यक्तित्व, इतना मतलब प्रभावशाली व्यक्ति, इतना ताकतवर आदमी। ये अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों को हर मोर्चे पर पराजित किया। इनका बेटा भी था साथ में, अमर सिंह। अमर सिंह दोनों बाप बेटे मिलकर लड़े थे। अमर सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह हाहाकार मचा दिए थे अंग्रेजों की इस सेना में। मतलब जिस जिस मोर्चे पर अंग्रेज इनके साथ लड़े उनको हार का सामना करना पड़ा। बाकी में दबाने में आराम से सफल हो गए थे, लेकिन इनको नहीं दबा पा रहे थे। 80 साल के बुजुर्ग के साथ वो लड़ नहीं पा रहे थे। अंततः इनको एक गोली लगी थी हाथ में, और उस अवस्था में वो नदी पार कर रहे थे नाव में बैठ करके, और गोली लगने से उनके हाथ अब खून खून हो गया था। और गोली ऐसी चीज है, अगर आप सही समय उसको निकालोगे नहीं तो आपके हाथ को सड़ा देगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही हाथ से अपने हाथ को काट दिया, पूरा हाथ अलग कर दिया। लेकिन उसी दरमियान उनका खून बहुत ज्यादा बहा। अब 80 साल के बुजुर्ग कितना भी शक्तिशाली हो, कहीं ना कहीं कमजोरी तो आएगी ही। तो उनकी खून बहने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक, तो एक महान सेनानी की इस प्रकार से मृत्यु हुई, कुंवर सिंह। ठीक है। विल्सेंट आयर, विल्सेंट आयर और विलियम टेलर, ये दो अधिकारी थे। विलियम टेलर, इन दोनों ने मिलकर के इस विद्रोह का दमन किया था, दबाया था, डिमोलिश किया था। विल्सेंट आयर और टेलर, केवल आयर और टेलर भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, आयर और टेलर। तो ये 6-7 जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। जो नेक्स्ट आपको बता रहा हूं वो इक्का दुक्का कभी कभी क्वेश्चन पूछा है, बस आप नाम याद रखिए कि कौन कहां से नेतृत्व करता था। जैसे पटना, पटना से पीर अली, पीर अली पटना से कौन थे, पीर अली। पीर अली एक बुक मर्चेंट थे, पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। और ये ऐसी ऐसी पुस्तकें बेचते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ होती थी। तो अंग्रेज से बड़े नाराज, बड़े परेशान, तो इनकी पुस्तक दुकान को हटवा के फेंकवा दिया। अब किसी की पुस्तक दुकान हटाओगे तो विद्रोह तो करेगा ही, तो विद्रोह इसने भी किया। बहुत मारा अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के। इस समय अंग्रेज इतने मार खाए थे, मतलब उसका हद नहीं है। आम आदमी जहां भी अंग्रेज को देखता ना घर में घुसा लेता और बहुत मारता उसको, चद्दर में मारता, कंबल में मारता, कुटेला में मारता, जहां उनको मौका मिलता वहां मारता। अंग्रेज इतने परेशान हो गए थे इस क्रांति से, उनको लगा था कि अब तब में जाना पड़ जाएगा। लेकिन हमारे मतलब किस्मत ही खराब है, क्या बोलोगे। बहुत सारी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण हम लोग उस समय सफल नहीं हो पाए। और सफल ना होना भी एक प्रकार से ठीक ही था। अगर सफल हो भी जाते तो थोड़ा सा दिक्कत और बढ़ जाता हमारा, वो हम चर्चा करेंगे बाद में कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो पटना से कौन था, पीर अली। संबलपुर, संबलपुर उड़ीसा कौन था, सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय नाम इंपॉर्टेंट है, आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास में इसका नाम मिलेगा, सुरेंद्र साय का। क्योंकि ये वीर नारायण सिंह के बेटे जो थे ना, उनके वीर नारायण सिंह के बेटे के साथ मिलकर के इन्होंने विद्रोह किया था। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे ना वीर नारायण सिंह, उनके साथ मिलकर के इन्होंने विद्रोह किया था, उनके बेटे के साथ। ठीक है, सुरेंद्र साय। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, कुल्लू। यहां के राणा थे राणा प्रताप, उन्होंने विद्रोह किया कुल्लू से, राणा प्रताप। ठीक, नेक्स्ट सतारा, रंगोजी बापू, सतारा महाराष्ट्र, रंगोजी बापू, रंगोजी बापू। असम, असम से कौन था, मनीराम दत्त,
असम से कौन? मनीराम दत्त। मनीराम दत्त, असम से मनीराम दत्त। मनीराम दत्त। कितने हो गए? 12। ठीक, 12 याद रखो, काफी। मनीराम दत्त। नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बुक में मिलेंगे भी नहीं सारे नाम। ठीक है, ये बस केवल इतना याद रखो कौन कहां से था, है ना। दमनकर्ता का नाम छोड़ दो। तो इतने सारे लोग और नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, याद हो जाएगा? नहीं होगा? नहीं होगा? हो जाएगा, अभी हो जाएगा, देखना। मिटा देते हैं, मिटाने के बाद जल्दी याद होता है। चलिए, पहले आप मुझे बताइएगा कि कौन उसका लीडर था। केवल लीडर का नाम याद रखिए पहले। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट आपको याद हो जाएगा। दिल्ली से 2 लोग थे। बख्त खां। कॉपी बंद कर दो, क्यों कष्ट दे रहे हो उसको? कॉपी खुलता है तो दिमाग नहीं खुलता। आप देखना एक चीज, जब तक आपके पास कॉपी खुली हुई है आपका ध्यान वहीं रहेगा, आप दिमाग से नहीं सोचोगे। लेकिन जैसे आपके पास सोर्स बंद हो जाता है ना, आपका सोर्स बंद हुआ तो अंतिम सोर्स है दिमाग, वो चलेगा। तो जब तक आप अपने पास अपने सहयोगी को साथ में रखोगे ना, ये सब सहयोगी है आपके, तो जब तक आपके सहयोगी आपके साथ होंगे आपका जो मेन माइंड है वो काम नहीं करेगा। अब ऐसी परिस्थिति में फंस गए हो जहां पे कुछ नहीं है, तो क्या करोगे आप? या तो हार मान के बैठ जाओगे, या तो दिमाग का काम यूज करोगे। तो उसको यूज करने दो ना। लेके जाओगे क्या? ऊपर लेके जाओगे? कुछ काम आएगा? तो काम करने के लिए यहां दिया है, अब आप लोग बचा के रखे हो उसको, संपत्ति है जैसे। दिमाग ऐसा, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। विद्या ऐसी चीज है, जितना उसको खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, और जितना बचाओगे उतना गोबर बन जाएगा। ठीक है, तो जितना उसको जमा करके रखोगे, बोलते हैं ना कि भरा हुआ जो पोखर होता है उसका पानी हमेशा गंदा होता है। तालाब का पानी हमेशा गंदा होगा, आप उसको साफ नहीं कर सकते। क्यों? स्थिर है। सेम दिमाग वैसे ही है। अगर दिमाग का यूज नहीं करोगे, अगर दिमाग बहेगा नहीं, अगर यूज नहीं होगा, तो वो खराब हो जाएगा। और यही आज का सबसे बड़ा कारण यही है कि दिमाग खराब होने का, क्योंकि यूज ही नहीं करता कोई। बहता हुआ पानी कभी सड़ता है क्या? नदी का पानी कभी खराब दिखता है? शुद्ध रहता है, यही कारण। चलिए, दिल्ली से 2 लोग थे और बख्त खां। बहादुर शाह जफर और, बोलना सब तभी याद होगा। बहादुर शाह जफर और दूसरा कानपुर से 2 लोग थे, नाना साहब और लखनऊ से भी 2 लोग थे, हजरत महल, बिजरिस बिजरिस कादरी पहला, उनका बेटा, इलाहाबाद। इलाहाबाद, इसमें एल है ना, देखो एल, लियाकत, इलाहा लियाकत, ऐसे याद रख लो। इलाहाबाद लियाकत अली। ठीक है, फैजाबाद थोड़ा मुस्लिम टाइप का नाम है, तो मौलवी साहब अब्दुल्ला, मौलवी अब्दुल्ला, अहमदुल्ला, सॉरी मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, झांसी, जगदीशपुर से तो कुंवर, जगदीशपुर कुंवर साहब और उनके बेटे अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर। पटना से पी फॉर पटना, पी फॉर, है ना, पी फॉर पटना, पी फॉर पीर अली। संबलपुर, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको आएगा ही, सुरेंद्र साय का नाम। ठीक है, कुल्लू से राणा प्रताप, कुल्लू से राणा प्रताप। सतारा से